बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कल हमने टर्मिनल वेलोसिटी पढ़ ली थी और टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ पैराट्रूपर को अब हमने अंडरस्टैंड करना है कि पैराट्रूपर जब फॉल करता है, जंप करता है आउट ऑफ द एरोप्लेन, तो वो कितने टाइम के बाद टर्मिनल वेलोसिटी अचीव करता है विद पैराशूट एंड विदाउट पैराशूट। ठीक है, सो यहाँ पे मैं टर्मिनल वेलोसिटी, ये वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड, टाइम इन सेकंड प्लॉट करूँ। टर्मिनल वेलोसिटी 10, 20, 30, 40, 50 और 60 मीटर पर सेकंड तक प्लॉट करूंगा और यहाँ पे टाइम 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 तक। अच्छा, यहाँ पे जो भी डेटा प्लॉट किया गया वो एक इंतहाई स्पेसिफिक डेटा है, उससे स्पेसिफिक कंडीशन के लिए जो इन्होंने हमें टेक्स्ट बुक में दी हुई है। ठीक है, इन्होंने बताया हुआ है कि वेरियस स्टेजेस हैं पैराट्रूपर के। पैराट्रूपर जो है स्टेज 1 में प्लेन से बाहर जंप कर जाता है और स्टेज 1 में इसकी वेलोसिटी कम होती है। इसकी वेलोसिटी कम, अभी तो उसने जंप किया, अभी जंप किया तो उसकी वेलोसिटी कम है। इस वक्त वेट ज्यादा है और ड्रैग फोर्स भी कम है। ड्रैग फोर्स वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, इट इज अ वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स। तो ड्रैग फोर्स कम होगी तो वो बहुत तेजी से एक्सेलरेट होगा, उसकी वेलोसिटी बहुत तेजी से बढ़ना शुरू होगी और फिर जैसे जैसे ड्रैग फोर्स और वेट एक दूसरे के बराबर आना शुरू कर देंगे तो एक्सेलरेशन कम होती जाएगी। अल्टीमेटली 24 सेकंड के बाद स्टेज 2 में ये t इक्वल टू 0 है, जहां पे इसने जंप कर दिया है और उसके बाद ये एक्सेलरेट हो रहा है। इस वक्त वेट बहुत ज्यादा है ड्रैग फोर्स से, ये तेजी से नीचे आ रहा है और इसकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ती चली जा रही है। स्टेज 2 में जस्ट 24 सेकंड पर, जस्ट 24 सेकंड अबाउट हियर, ये अपनी पहली टर्मिनल वेलोसिटी एक्वायर करता है। t इक्वल टू 24 सेकंड पे ये पहली टर्मिनल वेलोसिटी एक्वायर करता है, जिसे हम vt1 का नाम देंगे, जो होती है अबाउट 200 किलोमीटर पर आवर, विच इज इक्वल टू अबाउट 55 मीटर पर सेकंड। इंसेनली हाई वेलोसिटी है ये, काफी बड़ी है ये। ठीक है, तो अब यहां पर इसकी प्लॉटिंग हम चेक करेंगे। 24 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होके 55 मीटर पर सेकंड तक जा चुकी है एट अबाउट दिस पॉइंट। ये ठीक है, तो यहाँ पे हमने VT1 अचीव कर ली है इस पॉइंट पर। फिर स्टेज 3 में टर्मिनल वेलोसिटी एक्वायर करने के बाद ये इसी वेलोसिटी से कुछ देर के लिए फॉल करता रहेगा और देखिए एग्जैक्ट डेटा तकरीबन t इक्वल टू 42 पे, मुझे दे दें 42 पे ये पैराशूट ओपन भी कर लेता है। नो नॉट दिस वन, गिव मी दिस वन प्लीज। Yes, at about t equal to 42 seconds. So about t equal to 42 second पे ये it opens the parachute. ये पैराशूट ओपन करेगा। ठीक है, तो ये रहा t इक्वल टू अबाउट 42 सेकेंड। अच्छा, जैसे ही ये पैराशूट ओपन करेगा तो क्या होगा? एयर रेजिस्टेंस सडनली बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी। यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस सडनली इंक्रीज होगी और उसकी वेलोसिटी बहुत तेजी से डिक्रीज होगी और अबाउट 48 सेकेंड पर, अबाउट 48 सेकेंड पर स्टेज 4 में, यानी 6 सेकेंड्स के अंदर अंदर t इक्वल टू 48 सेकेंड पर
it requires VT2, the second terminal velocity, which is about 25 kilometer per hour, which is about 7 meter per second। ये इसकी दूसरी टर्मिनल वेलोसिटी है जो इसने एक्वायर की है, जो कहीं यहाँ पे आ रही है हमारे पास। सर ये दूसरा स्टेज 19 सेकंड, वो मैं जो लिख रहा हूँ यहाँ पे वो ठीक है, उधर में स्प्रिंट हुआ हुआ है तो उसको इग्नोर कर दें, बल्कि गाइड में ठीक कर लें, करेक्शन कर लें इसके मुताबिक जो मैंने लिखा हुआ है। वहाँ पे 19 और 20, 24 और फिर 48 लिखा होगा, तो इसके मुताबिक करेक्शन करनी है। 24, 42 और 48 है ग्राफ के मुताबिक। अच्छा, अब अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं तो t इक्वल टू 0 पर उसकी वेलोसिटी 0, उससे जंप किया, ठीक है, और जंप करने के बाद वो डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन के साथ, यहाँ पे एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रही है लेकिन वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, उससे एक्वायर कर ली अपनी पहली टर्मिनल वेलोसिटी। तो यहाँ पे डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। अब इसने कांस्टेंट टर्मिनल वेलोसिटी एक्वायर कर ली तो एक्सेलरेशन क्या होगी? 0 हो गई। और अब ये डिसेलरेट होगा टू 7 मीटर पर सेकेंड, और उसके बाद ये इसी टर्मिनल वेलोसिटी के साथ थोड़ी देर के लिए जाएगा, और जैसे ही ग्राउंड को हिट करेगा उसकी टर्मिनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी अपॉन हिटिंग द ग्राउंड। फॉर एग्जांपल 70th सेकंड पे ये ग्राउंड को हिट करता है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास रिटार्डेशन आई है। तो पैराट्रूपर के पास ज्यादा टाइम नहीं होता, अच्छा, he has to take his decisions really very quickly। एक गिवन एल्टीट्यूड के मुताबिक उसको डिस्क्रिप्शन दे दी जाती है कि आप कितने सेकंड के बाद टर्मिनल वेलोसिटी एक्वायर कर लोगे, कितने टाइम के बाद आपने पैराशूट ओपन करना है, और फिर उसी पैराशूट को जब वो ओपन करता है तो एक खास वेलोसिटी के साथ वो टर्मिनल वेलोसिटी के साथ नीचे आता जाता है। अपॉन हिटिंग द ग्राउंड ही कम्स टू रेस्ट। सेफ लैंडिंग पॉसिबल है यहाँ पर, ठीक होगी बात। तो ये था टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ पैराट्रूपर। ये पहली एप्लीकेशन है आपके पास टर्मिनल वेलोसिटी की। दूसरी एप्लीकेशन टर्मिनल वेलोसिटी की आपने कल देखी जब मैंने आप लोगों को एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करवाई रेन ड्रॉप्स पर। तो अब रेन ड्रॉप्स जो होते हैं अगर वो छोटे छोटे हों तो एयर की बॉयंट फोर्स की वजह से दे रिमेन सस्पेंडेड इन द एयर, हवा में मुअल्लिक रहते हैं, लटके रहते हैं। लेकिन वो छोटे छोटे रेन ड्रॉप्स जब कंबाइन होंगे कोहेसिव फोर्सेस की वजह से तो वो एक बड़ा रेन ड्रॉप बना लेंगे। उस बड़े रेन ड्रॉप की कोहेसिव फोर्स, उस बड़े रेन ड्रॉप का वेट ज्यादा है, उसका वेट ज्यादा है, तो नतीजा क्या होगा? वो बारिश के कतरों की तरह नीचे बरसना शुरू हो जाएगा। अब बॉयंसी उसको सपोर्ट नहीं कर सकती तो वो नीचे आना शुरू हो जाएगा। छोटे रेन ड्रॉप्स की टर्मिनल वेलोसिटी भी कम होती है और बड़े रेन ड्रॉप्स की टर्मिनल वेलोसिटी भी ज्यादा होती है, ठीक है ना, क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन स्क्वायर ऑफ द रेडियस। टर्मिनल वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन स्क्वायर ऑफ द रेडियस, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इसमें हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो। What are the various types of fluid flow? Fluid flow की आपके पास दो टाइप्स हैं। One is called the streamline or laminar flow, and the other is called turbulent or chaotic flow. So what is laminar or streamline flow? तो laminar और streamline flow में जो पहली प्रॉपर्टी हम लिखेंगे, it is a steady flow of fluid। दूसरी प्रॉपर्टी it is a smooth flow of fluid। तीसरी प्रॉपर्टी it is regular। laminar flow, for example, ये fluid की streamline से
और ये फ्लूइड किसी होस पाइप में फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो सबसे हाई वेलोसिटी के साथ मिडिल लेयर फ्लो कर रही होती है, उससे कम वेलोसिटी के साथ ये वाली लेयर, और उससे कम वेलोसिटी के साथ कंटेनर के साथ अटैच लेयर। अब इस फोर्स को सबसे कम रेजिस्टेंस सफर करना, इस लेयर को सबसे कम रेजिस्टेंस सफर करना पड़ती है। क्यों? इसके आसपास सिर्फ कोहेसिव फोर्सेस हैं, लेकिन ये वाली एडहेसिव फोर्सेस का सामना भी कर रही है, तो इसीलिए इस लेयर की वेलोसिटी कम होगी। इसकी वेलोसिटी कम होगी तो ये इसको स्लो डाउन करने की कोशिश करेगा, लेकिन ये लीस्ट रेजिस्टेंस बर्दाश्त कर रहा है, इसीलिए इस लेयर की वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। तो तमाम लेयर्स फ्लूइड के अंदर सेम वेलोसिटी से नहीं जा रही होती। यहां पे मैं ड्रॉ कर देता हूं फ्लूइड के वेरियस पार्टिकल्स, जैसे ये अब स्ट्रीम लाइन फ्लो या लेमिनर फ्लो में ये खासियत होगी कि जितने भी पार्टिकल्स हैं वो वही पाथ फॉलो करेंगे जो उनसे पहले गुजरने वाला पार्टिकल फॉलो कर चुका होगा। मिसाल के तौर पे देखें, ये वाला पार्टिकल उस पाथ को फॉलो करेगा जो इसने लीड किया होगा, ये वाला पार्टिकल उस पाथ को फॉलो करेगा जो इसने लीड किया होगा। ये तमाम लेयर्स में चल रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा डिफरेंट फ्लूइड के जो पार्टिकल्स हैं उनमें मिक्सिंग नहीं होगी, जो लेयर्स हैं उनमें मिक्सिंग नहीं होगी, और जिस पाथ को ये फॉलो करेंगे उस पाथ को हम कहते हैं स्ट्रीम लाइन। उस पाथ को क्या कहते हैं? स्ट्रीम लाइन। व्हाट इज अ स्ट्रीम लाइन? Streamline is the path followed by the particles of a fluid. It is the path followed by particles of a fluid. तो यहाँ पे ये देखें, आपके पास ये ब्लू कलर की क्या है? स्ट्रीम लाइंस हैं। पार्टिकल इन्हीं पाथ्स को फॉलो करता हुआ इस ट्यूब के अंदर फ्लो करता चला जा रहा है। अच्छा, एक चीज हो, क्योंकि यहाँ पे कोई मिक्सिंग नहीं है, नो मिक्सिंग ऑफ स्ट्रीम लाइंस, तो इस वजह से यहाँ पे कोई भी नॉइज भी नहीं होगी। इट इज अ नॉन नॉइजी फ्लो ऑफ फ्लूइड। स्ट्रीम लाइन फ्लूइड जो है स्टेडी होगा, उसमें कोई भी नॉइज नहीं होगी, क्योंकि फ्लूइड के पार्टिकल्स एक दूसरे से टकरा ही नहीं रहे। ये जब टकराएंगे तो उस कोलिजन का शोर आपको सुनाई देगा। जैसे पानी के झरने होते हैं ना, जब वो गिरते हैं या वो बह रहे होते हैं तो कितना शोर आ रहा होता है उनके अंदर, लेकिन समंदर में जब आप देखते हो तो लहरें एक कांस्टेंट स्पीड के साथ, और उनमें कोई भी शोर नहीं होता, वो चल रही होती हैं सारी की सारी। अच्छा, फिर एग्जांपल्स अगर आप इसकी स्टडी करो तो फ्लूइड फ्लो इन अ होस पाइप, जो गार्डन होस पाइप होता है उसमें, और when you are pouring tea from the kettle, जब आप चैनक से चाय डाल रहे होते हैं ना, तो उस वक्त केटल की नोजल से जो फ्लूइड निकल रहा होता है उसका फ्लो भी स्ट्रीम लाइन फ्लो होता है, क्योंकि वो भी एक रिस्ट्रिक्टेड रीजन में एक ऑर्डर के साथ फ्लो कर रहा होता है। तो pouring of tea from kettle, ये CATL। और एक और इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो बहुत खतरनाक है, अच्छा, क्योंकि पिछली जो आप लोगों की टेक्स्ट बुक थी वो कह रही थी कि ब्लड फ्लो बॉडी में जो है वो स्ट्रीम लाइन है। ये बुक कह रही है कि वो टर्बुलेंट है।
तो ये स्ट्रीमलाइन भी है और ये टर्बुलेंट भी है, डिपेंडिंग ऑन कि ब्लड फ्लो किस जगह पे आप स्टडी कर रहे हो। अगर ब्लड फ्लो आप स्टडी कर रहे हो आर्टरीज में तो एक अलग टाइप है, अगर ब्लड फ्लो आप स्टडी कर रहे हो कैपिलरीज में तो एक अलग टाइप है। आपके ख्याल में कैपिलरीज में जो ब्लड फ्लो है वो स्ट्रीमलाइन होगा या नहीं? कैपिलरीज का एरिया बहुत कम होता है, तो वहां पे सेल बाय सेल ब्लड फ्लो कर रहे हैं, हर एक सेल जो है कैपिलरी से गुजर रहा है, तो वहां पे इतना बड़ा रेडियस अवेलेबल नहीं है और वहां पे वेलोसिटी भी बहुत ज्यादा कम होती है। आपको पता है ना, कैपिलरी लेवल के ऊपर आके एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा होगा लंग्स के अंदर, तो वहां पे ब्लड फ्लो की स्पीड बहुत कम होती है, तो ब्लड बहुत स्लोली और एक ऑर्डर के साथ ट्रेवल कर रहा होता है। तो द फ्लो ऑफ ब्लड इन कैपिलरीज इज लैमिनर। ये लैमिनर फ्लो, ठीक है। अच्छा, इसकी निस्बत टर्बुलेंट या chaotic, पहले ये chaotic कहां से निकला? ये chaos से निकला है। chaos किसे कहते हैं? अफरा तफरी, बेचैनी की हालत जो होती है, इसको हम chaos कहते हैं। तो टर्बुलेंट या chaotic फ्लो कौन सा फ्लो होगा? अब जरा इसको चेंज करो, स्टेडी की बजाय क्या लिखोगे? नॉन स्टेडी, ठीक है, इट इज द नॉन स्टेडी फ्लो ऑफ फ्लूइड। अच्छा, रेगुलर की बजाय इरेगुलर लिख देंगे। अच्छा, मिक्सिंग होगी, डिफरेंट लेयर्स एक दूसरे के साथ मिक्स हो रही हैं और नॉइज भी पैदा होगी, ठीक है। तो ऐसे फ्लो को हम टर्बुलेंट या chaotic फ्लो कहेंगे, ठीक है। अच्छा, एक बात यहाँ पे हम और मेंशन कर देते हैं, यहाँ पे डिफरेंट स्ट्रीम लाइंस डू नॉट क्रॉस, डिफरेंट स्ट्रीम लाइंस डू नॉट क्रॉस ईच अदर, जबकि यहाँ पे डिफरेंट स्ट्रीम लाइंस क्रॉस ईच अदर। फिर ये बताएं, if some hot gases are rushing out from the tail of a rocket, इसका फ्लो लैमिनर होगा या टर्बुलेंट? टर्बुलेंट होगा, क्योंकि उसकी टेल से, एक रॉकेट की टेल से या एक एरोप्लेन की टेल से या इवन एक मोटरसाइकिल की टेल से एग्जॉस्ट से जो गैसेस निकल रही होती हैं वो सारी ओवरलैप कर रही होती हैं एक दूसरे के साथ, तो उनका फ्लो फिर कौन सा फ्लो होगा? टर्बुलेंट फ्लो होगा। और इसमें शोर भी होता है, काफी ज्यादा शोर पैदा होता है उसके अंदर, नॉइज इसकी एक प्रॉपर्टी है। तो एग्जांपल्स में फिर आप ये तमाम मेंशन करोगे। कौन कौन सा? फर्स्ट वन, हॉट गैसेस फ्रॉम एग्जॉस्ट ऑफ अ व्हीकल, और ब्लड फ्लो इन आर्टरीज, अब आर्टरीज ये आयोटा हार्ट के पास जो सबसे बड़ी वेन है, तो आर्टरी है, तो ब्लड वेसल है। अब यहाँ पर ब्लड पंपिंग कर रहा होता है, तो ब्लड जो पंपिंग करता है काफी ज्यादा प्रेशर से ब्लड को पंप करता है, वहाँ पे शोर भी पैदा होता है और ये जो डिफरेंट स्ट्रीम लाइंस हैं ये एक दूसरे को क्रॉस भी करती हैं। अच्छा देखो, जब बीपी चेक करना होता है किसी का तो वो क्या करते हैं, इधर एयर बैग लगाते हैं, उसको इन्फ्लेट करते हैं, इन्फ्लेट करने के बाद इधर ब्लड फ्लो स्टॉप हो जाता है, उसको ले जाते हैं 160 समथिंग तक, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल बीपी कितना है 120 है। ये कौन सा प्रेशर होता है, सिस्टोलिक, और जो लोअर वैल्यू है 80 तक होती है, डायस्टोलिक होता है। तो ये बीपी चेक करने का तरीका बेसिकली इन्हीं दो फ्लोज पर बेस्ड है। यहाँ पे आपके पास ब्रैचियल आर्टरी होती है, ये क्या करते हैं कि उसको
पंप करके एयर बैग को, एयर वो इन्फ्लेट हो जाता है, आर्टरी से ब्लड फ्लो रोक देते हैं। फिर इधर स्टेट रखते हैं, स्टेथोस्कोप वो रख देते हैं इधर। अब आराम आराम से प्रेशर रिलीज करना शुरू करते हैं। जैसे जैसे प्रेशर रिलीज होता जाएगा उधर आर्टरी जो है वो रिलैक्स होना शुरू हो जाएगी। एक टाइम आएगा कि अब ये आर्टरी का प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर सेम हो जाएंगे। जैसे ही आप इससे थोड़ा सा प्रेशर कम करोगे तो हाँ, अब क्या होगा, जब सिस्टोलिक प्रेशर आएगा, हाई प्रेशर, तो उसकी वजह से ये आर्टरी थोड़ी सी ओपन होगी, ये देखो ये कंप्रेस स्टेट में होगी, ऐसे इस कंप्रेस स्टेट में होगी। तो जब ये थोड़ी सी ओपनिंग बनेगी यहाँ पे, तो उस थोड़ी सी ओपनिंग से हाई वेलोसिटी से फ्लूइड फ्लो करेगा। तो यहाँ पे नॉइज पैदा होगी और आपका स्टेथोस्कोप भी यहीं पे रखा जाता है। तो यहाँ पे जो नॉइज पैदा होती है वो स्टेथोस्कोप में सुनाई देती है। दिस इज द पॉइंट टू रिकॉर्ड सिस्टोलिक प्रेशर। यहाँ पे हम फिर सिस्टोलिक प्रेशर रिकॉर्ड कर लेते हैं। फिर हम इस आर्टरी को फर्दर रिलैक्स होने देते हैं। यहाँ पे क्योंकि हमने एयर बैग की वजह से इसको कंप्रेस किया हुआ है, तो प्रेशर रिलीज करते जाएंगे, ये रिलैक्स होती चली जाएगी। एक टाइम आएगा कि ये साउंड सुनाई देना। दिस इज द पॉइंट टू रिकॉर्ड डायस्टोलिक प्रेशर। तो आपके लैमिनर या टर्बुलेंट फ्लो ऑफ फ्लूइड के ऊपर बेस्ड है स्टेथोस्कोप। ये बीपी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, स्टेथ और ये बीपी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ये क्या करते हैं, ये दोनों मिलके स्टेथोस्कोप और बीपी, ये एयर बैग जो होता है, ठीक, ये मिलके क्या कर रहे होते हैं, ये स्पेग्मोमैनोमीटर कहते हैं इसे, स्पेग्मोमैनोमीटर कहते हैं इसे, ये मिलके बीपी को मेजर करने में हेल्प करते हैं। ठीक होगी बात। अच्छा, इसके बाद आपके पास कॉन्सेप्ट आता है आइडियल फ्लूइड। अच्छा, अब जरा डिस्कस करते हैं। आप लोगों ने आइडियल गैस पढ़ी हुई है? केमिस्ट्री में आइडियल गैस पढ़ चुके हैं? तो आइडियल गैस क्यों पढ़ते हैं? वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। कंपैरिजन के लिए, यस। हम आइडियल गैस इसलिए पढ़ेंगे कि हम रियल गैसेस के बिहेवियर को उसके साथ, पहले हम आइडियल गैस पढ़ेंगे, उससे एक आइडियल मॉडल बनाएंगे, उससे एक आइडियल गैस इक्वेशन बनाएंगे कि आइडियल कंडीशंस में गैसेस इस तरह बिहेव करती हैं। फिर उस मॉडल को रेंडर करेंगे, उसमें चेंजेस करेंगे, रियल कंडीशंस डालना शुरू कर देंगे और देखेंगे कि रियल गैसेस का बिहेवियर आइडियल गैस से कैसे डिफरेंट है। प्रेशर वेरिएशन, टेम्परेचर वेरिएशन, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस को ये गैसेस, रियल गैसेस कैसे उन सर्कमस्टांसेस को एडजस्ट करती हैं। तो हमारा मकसद ये होता है कि पहले एक आइडियल मॉडल बनाया जाए और उस आइडियल मॉडल से बिहेवियर का स्टैंडर्ड सेट कर लिया जाए कि ये स्टैंडर्ड बिहेवियर है, और फिर रियल को उसके साथ कंपेयर कर लिया जाए। मिसाल के तौर पर अब यहाँ पे जब मैं आइडियल फ्लूइड की बात करूंगा तो मैं रियल फ्लूइड के कौन से बिहेवियर को निगलेक्ट कर दूंगा। देखो, रियल फ्लूइड्स जो हैं उनमें विस्कोसिटी होती है। अच्छा, विस्कोसिटी की वजह से लेयर्स एक दूसरे के मोशन को रेजिस्ट करती हैं, और जब भी इसका मतलब ये वो फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क डन कर रही हैं, रेजिस्टेंस के अगेंस्ट वर्क डन कर रही हैं, और जब भी फ्रिक्शन या रेजिस्टेंस के अगेंस्ट वर्क डन हो तो कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी पैदा होती है? If you rub your hands, when you rub your hand, you are doing work against friction, and work done against friction appears in the form of heat. तो इसी तरह जब फ्लूइड की लेयर्स भी एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी का एक हिस्सा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर मेरे लिए विस्कोसिटी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। मैं चाहता हूँ कि फ्लूइड के पास सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जीज हो, जैसे कि उसके पास अपने प्रेशर की वजह से प्रेशर एनर्जी होती है, मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी होती है, और हाइट की वजह से पोटेंशियल। अब उसमें अगर नेसेसरली मैंने विस्कोसिटी इंक्लूड कर दी तो फिर मुझे ये भी चेक करना पड़ेगा कि काइनेटिक एनर्जी का कितना हिस्सा हीट में कन्वर्ट हो रहा है। जैसे आप लोगों ने किया हुआ है चैप्टर नंबर 4 में
इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी विद इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस। तो वहां पर भी जब आप एयर रेजिस्टेंस के इफेक्ट को इंक्लूड करते हो तो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट हो जाती है इक्वेशन। तो इन कॉम्प्लिकेशंस से बचने के लिए फिर हम क्या करेंगे, हम आइडियल केस को स्टडी करेंगे। उस आइडियल केस में हम डिफाइन करते हैं इस आइडियल फ्लूइड को। अब ये आइडियल फ्लूइड क्या है? आइडियल फ्लूइड की सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि आइडियल फ्लूइड इज अ फ्लूइड व्हिच इज नॉन विस्कस। और दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि इट इज incompressible. A fluid which is non-viscous and incompressible is called ideal fluid. अब देखो non-viscous होने की वजह से ड्रैग फोर्स का क्या फॉर्मूला है? F d is equal to 6 pi eta RB। तो उसका eta क्या है? 0। आइडियल फ्लूइड का eta 0 होने की वजह से उसकी ड्रैग फोर्स भी 0 हो जाएगी। अब वो इनकम्प्रेसिबल है, यानी कि कंप्रेस नहीं हो सकता। अगर वो कंप्रेस नहीं हो सकता तो क्या उसकी डेंसिटी चेंज होगी? नहीं। तो फिर हम यहाँ पे लिख देते हैं कि उसकी डेंसिटी भी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। समझ आई? तो आइडियल फ्लूइड की कुछ प्रॉपर्टीज को यहाँ पे मेंशन करके हम अब आगे फ्लूइड फ्लो के लॉज को डिस्कस करेंगे। वो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं, वन बाय वन उनको डिस्कस कर लेते हैं। दो प्रॉपर्टीज तो उसकी डेफिनेशन से ही आ जाती हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, आइडियल फ्लूइड इज नॉन विस्कस। दूसरी प्रॉपर्टी, आइडियल फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल। ठीक है। एंड थर्ड प्रॉपर्टी, आइडियल फ्लूइड आइडियल फ्लूइड का जो फ्लो है इट इज स्टेडी फ्लो। और फोर्थ प्रॉपर्टी, आइडियल फ्लूइड के जो फ्लो है वो इररोटेशनल भी है। और फिफ्थ प्रॉपर्टी, आइडियल फ्लूइड में जो टेम्परेचर है इट रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट। अच्छा, नॉन विस्कस का मतलब क्लियर है? नॉन विस्कस का क्या मतलब है कि विस्कोसिटी क्या होगी? 0 होगी। इनकम्प्रेसिबल का क्या मतलब है? डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है। और